चलिए, जो नेक्स्ट चैप्टर आज हम रिवाइज करने वाले हैं वो है द चैप्टर ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी, बेसिकली लेवी एंड कलेक्शन। एक क्विक लिंकिंग ले लेते हैं, फटाफट आ जाइए एवरीवन ओवर हियर। चैप्टर नंबर 4 चार्ज ऑफ जीएसटी का जो चैप्टर है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चार्ज ऑफ जीएसटी। एवरीवन ओवर हियर नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक ग्रेडेड चैप्टर है, एक क्वेश्चन मस्ट एंड शुड कम। चलिए सुनिए, हमने स्टार्ट किया जीएसटी सीखना गुड्स और सर्विस से। गुड्स और सर्विस को सर सप्लाई करना पड़ेगा, अगर सप्लाई किया, अगर इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रास्टेट सप्लाई है, सर इंटरस्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लेवी हो जाएगा, सर इंट्रास्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी विल बी लेवीड। यस सर, आज हम सीखने वाले हैं लेवी वाला सेक्शन। आईजीएसटी का लेवी सेक्शन जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 5 है, सर सीजीएसटी का लेवी सेक्शन सेक्शन नंबर 9 है। सेक्शन नंबर 9 में फर्दर सब सेक्शन है, 5 सब सेक्शन, सेक्शन नंबर 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5 ए ग्रेडेड टॉपिक है। चलिए बाबा शुरू करते हैं। ए ग्रेडेड टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ के जाना है। चार्ज ऑफ जीएसटी सेक्शन नंबर 9(1), सेक्शन नंबर 9(1) नॉर्मल लेवी के बारे में बात करता है। नॉर्मल लेवी मतलब सर सीजीएसटी कब लेवी होगा? जब भी सीजीएसटी शैल बी लेवीड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, सीजीएसटी से विल बी लेवीड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ। यस सर, अब जब लेवी होगा तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बाहर निकाल दिया गया है कि सर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लेवी नहीं हो सकता। उसके बाद बोला है किस वैल्यू पे लेवी किया जाएगा? ऑन द वैल्यू विच इज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन नंबर 15। वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सर मैक्सिमम रेट क्या होगा? 20% होगा, एंड ये जो रेट है ये नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करेगी और रेट नोटिफाई करेगी। यस सर, पॉइंट क्लियर है। एंड सर इसको कलेक्ट करके पे कौन करेगा? इट शैल बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। सर टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो रजिस्टर्ड होता है या जो लायबल टू रजिस्टर होता है। यस सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 9(1) डन। सेक्शन नंबर 9(2) बोलता है एचपी मैन हाई स्पीड डीजल। बाबा मेरे साथ बोलना पड़ेगा, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। इस पे अभी जीएसटी नहीं लग रहा है, लेकिन जीएसटी लग सकता है जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगी और गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इश्यू करेगी। यही बोला गया है सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 2 में कि सीजीएसटी ऑन एचपी मैन मतलब हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, उस पे जीएसटी लगेगा। कब से लगेगा सर? इट शैल बी लेवीड फ्रॉम ए डेट विथ इफेक्ट फ्रॉम ए डेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। उसके बाद इस ए ग्रेडेड चैप्टर का ए ग्रेडेड सबसेक्शन है सेक्शन नंबर 9(3) जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करता है। जनरली आप जीएसटी देते हो सप्लायर को, सप्लायर देता है गवर्नमेंट को, लेकिन अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो एज ए रिसिपिएंट आपको जीएसटी देना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब मैंने अगर सप्लायर से सप्लाई ली है, गवर्नमेंट बोलता है रमेश हम सप्लायर से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट है, यू बीइंग ए रिसिपिएंट आप सप्लायर को जीएसटी मत दीजिए, आप जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दीजिए, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तब होता है जब रिसिपिएंट गवर्नमेंट को जीएसटी देता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कुछ नोटिफाइड सर्विसेज पे ही एप्लीकेबल है, जिन सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्वीनियंट होगा अगर हम रिसिपिएंट से कलेक्ट कर लें। तो यहां पे जो पहला सर्विस आता है वो आता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी दो टाइप की होती है, एक जीटीए होता है जो पहले बात जीटीए उसको बोला जाता है जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब अगर आप एक जीटीए हो, जीटीए को दो ऑप्शन दिए गए हैं, जीटीए या तो 5% रिवर्स चार्ज के लिए ऑप्ट कर ले या जीटीए 12% फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए ऑप्ट कर सकता है। सर अगर आप एक जीटीए हो, जीटीए ने ऑप्ट किया है 5% के लिए जिसमें 5% रिसिपिएंट देगा, तो आपको देखना है अगर जीटीए सर्विसेज दे रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को या जीटीए सर्विसेज दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को। अगर जीटीए सर्विसेज दे रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो है फैक्ट्री, जो अनरजिस्टर्ड मतलब अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, एंड रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी। ठीक है सर, अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर अंडर जीएसटी है लेकिन
वो एक फैक्ट्री है जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, मतलब बड़ी फैक्ट्री है, या फिर सर वो एक सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट है, या सर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, एफ, या सर वो है बी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट है सर, या फिर वो है कोई पार्टनरशिप फर्म, चाहे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट है या अनरजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो आपको ध्यान रखना है, अगर जीटीएस सर्विसेज दे रहा है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन एक फैक्ट्री है जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, बॉडी कॉर्पोरेट है जो बेसिकली कंपनीज एक्ट में कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उनको ही बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है, फॉरेन कंपनी जो अपने एक्ट में रजिस्टर्ड होती है उनको ही बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है, सोसाइटी अगर है कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो इनको तो जीएसटी अंडर आरसीएम देना है। याद रखिएगा, जब भी जीएसटी अंडर आरसीएम देना होगा तो सर इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोला गया है अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो, और सर रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन या तो टीडीएस डिडक्टर होगा या सर अदर रजिस्टर्ड पर्सन होंगे। अदर रजिस्टर्ड पर्सन मतलब सर अदर रजिस्टर्ड पर्सन मतलब अदर देन टीडीएस डिडक्टर, सर टीसीएस कलेक्टर हो सकता है, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है, कॉम्पोजिशन पर्सन हो सकता है, सर OIDAR हो सकता है, सर ISD हो सकता है, सर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है। इन्होंने बोला टीडीएस डिडक्टर एंड अदर रजिस्टर्ड पर्सन को देखिएगा। अगर टीडीएस डिडक्टर में, टीडीएस डिडक्टर 4 टाइप के होते हैं, एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है सर लोकल अथॉरिटी, एक होता है गवर्नमेंटल एजेंसी। अगर ये 3 है और इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है एज टीडीएस डिडक्टर, तो सर इन पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट ने इसके आरसीएम को सर इधर इनको एग्जेम्प्ट कर दिया है, इनको जीटीए की सर्विसेज पे जीएसटी अंडर आरसीएम देने की जरूरत नहीं है। किसको सर, अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है एज ए टीडीएस डिडक्टर। सीडीएस डिडक्टर कौन सा सर, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसी, तो सर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 21B एंट्री नंबर 21B में इनको एग्जाम कर दिया गया है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अगर टीडीएस डिडक्टर है डी कैटेगरी वाले, बेसिकली जो नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ टीडीएस डिडक्टर्स हैं, उनके लिए आरसीएम एप्लीकेबल रहेगा। सर इनके लिए क्या होगा, इनके लिए भी आरसीएम एप्लीकेबल रहेगा। सर एक और बात बताइए, रजिस्टर्ड पर्सन में अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, अरे बाबा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी तो वो भी जीएसटी देगा अंडर आरसीएम। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो हैंडीक्राफ्ट सप्लायर वाले हैं, जिनको एग्जाम कर दिया है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है, सर उनके लिए भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, उनको भी एग्जाम किया गया है, इनको भी एग्जाम्पशन दे दिया गया है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर इनके अलावा अगर समझ लीजिए कोई और अनरजिस्टर्ड पर्सन है, एनी अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन, अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर है तो उनपे भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, उनको भी एग्जम्पशन दे दिया गया है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ये चार्ट को आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला है आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस जाना है rameshsoni.com फ्री रिसोर्सेज में मैं ये May 22 सीए फाइनल May 22 के फोल्डर में एज क्लासरूम नोट्स अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है सर, डन, पॉइंट क्लियर है। ये यहां तक सब कुछ क्लियर है? यस सर, पॉइंट क्लियर है। अगर जीटीए है और जीटीए सर्विसेज दे रहा है, कौन सा जीटीए, 5% जीटीए अगर दे रहा है फैक्ट्री को, बॉडी कॉर्पोरेट, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप फर्म, चाहे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, अनरजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट एंड इट इंक्लूड्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो इनको जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम। सर अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको भी जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम। अगर रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो भी उसको जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम। सर अगर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन टीडीएस डिडक्टर के तरह लिया है, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन हो, फिर भी उनको एग्जाम्पशन में डाला गया है। मेरे को लगता है इतना चार्ट अगर ध्यान रखोगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एक एडवोकेट। अगर एक एडवोकेट से सर्विस मिल रहा है, किसको सर, अगर मिल रहा है बिजनेस एंटिटी को। कौन सी बिजनेस एंटिटी, जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट क्रॉस कर गया था, तो उस बिजनेस एंटिटी को जीएसटी देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके सर, पॉइंट क्लियर है। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक होता है ट्रिब्यूनल विच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द लॉ। ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर द लॉ की सर्विसेज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस होती हैं। लेकिन अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज दे रहा है टू ए बिजनेस एंटिटी, याद रखिएगा बिजनेस एंटिटी, कौन सी बिजनेस एंटिटी, जो टैक्सेबल टेरिटरी में है प्लस जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर लेस देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था, मतलब रजिस्ट्रेशन लिमिट क्रॉस नहीं किया था, लेस देन इक्वल टू
रजिस्ट्रेशन लिमिट था तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर हैड क्रॉस रजिस्ट्रेशन लिमिट तो आपको जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, एडवोकेट और बिजनेस एंटिटी का, एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का केस में अगर एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है बिजनेस एंटिटी को या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी अगर वो बिजनेस एंटिटी है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट क्रॉस कर चुका था, तो करंट ईयर में उनको जब एडवोकेट का सर्विसेज ले रहे हैं तो उनको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा लास्ट ईयर का टर्नओवर आपको देखना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा है किसको, अगर दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो इनको जीएसटी देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, अगर एक्सक्लूडिंग पोस्ट, PAIT क्या होता है सर, PAIT ध्यान रखिएगा, पोस्ट वाला डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज, सर एयरपोर्ट और पोर्ट रिलेटेड सर्विसेज, ओके सर, I फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज एंड T फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर रिलेटेड सर्विसेज। इन चार सर्विसेज को छोड़ दीजिएगा एवरीवन, इन चार सर्विसेज को छोड़ दीजिएगा। इन चार सर्विसेज को छोड़ के अगर कोई भी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी दे रहा है बिजनेस एंटिटी को जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लास्ट ईयर का देखना है टर्नओवर, लास्ट ईयर का टर्नओवर इज ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट, तो उस बिजनेस एंटिटी को जीएसटी देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहा है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ध्यान रखिएगा अगर रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है तो ही रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी जीएसटी देगी अंडर आरसीएम। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, समझ लीजिए एक बिल्डिंग रेंट पे दे रही है टू एन अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, एग्जाम नहीं है। ध्यान रखिएगा अगर आरसीएम बोला हुआ है तो आरसीएम, अगर आरसीएम नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा अनलेस उसको स्पेसिफिकली एग्जाम किया गया है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है अगर कोई पर्सन अपना डेवलपमेंट राइट, लैंड का जो डेवलपमेंट राइट होता है या फ्लोर स्पेस इंडेक्स अगर एक प्रमोटर को देगा तो प्रमोटर उस पे जीएसटी देता है अंडर आरसीएम। सर एनी पर्सन अगर लॉन्ग टर्म लीज पे अपना लैंड दे रहा है किसको, प्रमोटर को, तो प्रमोटर देगा जीएसटी अंडर आरसीएम। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। डायरेक्टर अगर सर्विसेज दे रहा है किसको, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, ध्यान रखिएगा कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट बीइंग मोर ऑर्गेनाइज्ड, गवर्नमेंट ने बोला आप जीएसटी दीजिएगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहां एक सर्कुलर है जो बोलता है अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कंपनी को सर्विस दे रहा है, समझ लीजिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने मेरे को कंपनी को सर्विसेज दी, अगर मेरी कंपनी में सर्विसेज दी है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयज नहीं होते हैं और उनकी सर्विसेज पे कंपनी को हमेशा जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देना पड़ेगा। ठीक है सर। अगर होल टाइम डायरेक्टर है सर, होल टाइम डायरेक्टर अगर कंपनी, होल टाइम डायरेक्टर जनरली एम्प्लॉयज होते हैं, अगर होल टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉय की कैपेसिटी में कुछ सर्विसेज दे रहा है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो जाएगा एंड उस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। यही बोला है अगर एम्प्लॉय है, पेड सैलरी और उस पे टीडीएस काटा गया अंडर सेक्शन नंबर 192 ऑफ द इनकम टैक्स, तो इट इज नॉट ए सप्लाई, नो जीएसटी। लेकिन अगर सर होल टाइम डायरेक्टर ने कंपनी को सर्विसेज दी एंड नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय, एनी अदर कैपेसिटी, समझ लीजिए आपका जो होल टाइम डायरेक्टर है वो एक प्रोफेशनल भी है और एज ए प्रोफेशनल उसने कंपनी को कुछ सर्विसेज दी, कंपनी ने उसको पेमेंट किया और उस पे 194J में टीडीएस भी डिडक्ट किया है, तो उस अमाउंट पे कंपनी को जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम। ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट सर्कुलर है। ठीक है सर। अगर इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी देगी अंडर आरसीएम। अगर रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंट बाबा, रिकवरी एजेंट, ठीक है, रिकवरी एजेंट अगर बैंकिंग कंपनी इसको सर्विसेज दे रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है रिकवरी से रिकवरी करना बहुत मुश्किल है, हम रिकवरी करेंगे कंपनी से, इसलिए बैंक से, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी, आप जब रिकवरी एजेंट से सर्विसेज लोगे आप उनको जीएसटी मत देना, आप हमें जीएसटी डायरेक्टली दे देना बीइंग द रेसिपिएंट। अगर म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिक कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, म्यूजिक कंपनी बीइंग मोर ऑर्गेनाइज्ड, म्यूजिक कंपनी जीएसटी देता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक अगर प्रोड्यूसर को सर्विसेज दे रहा है, कौन से प्रोड्यूसर को, जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। ऑथर, ध्यान रखिएगा ऑथर के लिए गवर्नमेंट ने बोला है अगर ऑथर अनरजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है,
अगर ऑथर अनरजिस्टर्ड है या ऑप्ट नहीं कर रहा ऑप्शन टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, समझ लीजिए मैंने एक बुक लिखा और बुक का राइट्स दिया पब्लिशर को पब्लिश करने के लिए, तो मेरी सर्विसेज पे जीएसटी अंडर आरसीएम पब्लिशर देगा, पब्लिशर इन द टैक्सेबल टेरिटरी। लेकिन सर समझ लीजिए, आपने पब्लिशर को सर्विसेज दी लेकिन आपने अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को बोल दिया कि सर मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा, मैं जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज कलेक्ट करके आपको दे दूंगा। इस सिनारियो में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा, आप चाहो तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हो। यही बोला गया है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा इफ ऑथर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन, ऑथर ने रजिस्ट्रेशन लिया है, डिक्लेरेशन दिया है अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को कि सर मैं जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कलेक्ट करके आपको दे दूंगा, प्लस आपने इनवॉइस जो इशू कर रहे हो पब्लिशर को उसमें भी एक एनेक्स्टर में डाल के बता दिया है पब्लिशर को कि बेटा मैं जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में दूंगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। तो इन दिस सिनारियो बीइंग द ऑथर आपके सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा, पब्लिशर को देना नहीं पड़ेगा, आप अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पब्लिशर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे सकते हो। ऑथर के पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है सर। मेंबर्स ऑफ द ओवरसीइंग कमिटी, अगर आरबीआई को सर्विस दे रहे हैं आरबीआई जीएसटी देगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल के केस में ही बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी जो टैक्सेबल टेरिटरी में है उनको जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ता है। सर बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट का कहानी बोल देता हूं, सुन लीजिए। ये है एक बैंक, ठीक है सर, ये है एक बिजनेस फैसिलिटेटर और ये है उसका एजेंट, ठीक है सर। फिर से बोल दीजिए, फिर से बोल दूंगा, 1 मिनट। यहां है बैंक, यहां है बिजनेस फैसिलिटेटर, यहां है बिजनेस करस्पॉन्डेंट और ये बिजनेस फैसिलिटेटर का एजेंट ऑफ ए बिजनेस फैसिलिटेटर एंड एजेंट ऑफ ए बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, ठीक है सर। डन, पॉइंट क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी बिजनेस फैसिलिटेटर, जब भी एजेंट इसको सर्विसेज देगा और ये क्या करेगा, एजेंट ये बैंक को सर्विसेज देता है, एजेंट इसको सर्विसेज देता है और ये बैंक को सर्विसेज देता है। यहां बोला गया है अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, उन बैंकिंग कंपनी को जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो बैंकिंग कंपनी को जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम, तो इस सर्विस पे आरसीएम लगेगा, ठीक है सर। और बोला है एजेंट ऑफ ए बिजनेस करस्पॉन्डेंट, अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज देगा, एजेंट ऑफ ए बिजनेस करस्पॉन्डेंट को अगर सर्विसेज देगा तो लगेगा आरसीएम, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है, ये दोनों पॉइंट पे आरसीएम लगेगा। तो सर उसके बाद ये दोनों पॉइंट में क्या होगा, जहां आरसीएम नहीं होता वहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है अनलेस इट इज स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है, याद रखिएगा बिजनेस फैसिलिटेटर हमेशा फ्री होता है। फ्री मतलब सर जब भी उसके एजेंट उसे सर्विसेज देंगे, एजेंट जीएसटी ले लेंगे और गवर्नमेंट को दे देंगे अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। वो जब भी बैंक को सर्विसेज देगा, बैंक अंडर रिवर्स चार्ज दे देगा। तो बिजनेस फैसिलिटेटर हमेशा फ्री है, उसको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। वो जब भी एजेंट्स उसको सर्विसेज देंगे, एजेंट कलेक्ट करेंगे, एजेंट दे देंगे। वो जब बैंक को सर्विसेज देगा, बैंक रिवर्स चार्ज में देगा। तो बिजनेस फैसिलिटेटर इज ऑलवेज फ्री। लेकिन बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट गया बेटा गया, क्योंकि एजेंट से जो सर्विसेज ली उस पर रिवर्स चार्ज में देगा और बैंक को जो सर्विसेज दी उसका बैंक से कलेक्ट करके अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म देगा। तो ये तो गया, बिजनेस करस्पॉन्डेंट हमेशा अटका हुआ रहता है, उसको हमेशा जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन बिजनेस फैसिलिटेटर हमेशा फ्री होता है, टेंशन नहीं है। जब भी एजेंट से सर्विसेज लिया, एजेंट जीएसटी लेके गवर्नमेंट को दे देगा। अगर बैंक को सर्विसेज दे रहा है, बैंक अंडर रिवर्स चार्ज दे देगा। बिजनेस फैसिलिटेटर हमेशा फ्री होता है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट इज ऑलवेज कॉट मतलब पकड़ा गया, और इसको हमेशा जीएसटी यहां रिवर्स चार्ज में देना पड़ता है, यहां कलेक्ट करके फॉरवर्ड चार्ज में देना पड़ता है। तो ही इज ऑलवेज कॉट, ठीक है सर। बिजनेस करस्पॉन्डेंट सी फॉर कॉट, ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। अब सुनिए, अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दी जा रही है बाय ए बिजनेस फैसिलिटेटर और ए बिजनेस करस्पॉन्डेंट और देयर एजेंट, एंड ये विथ रेस्पेक्ट टू रूरल एरिया अकाउंट्स है, मतलब ये लोग बेसिकली जो सर्विसेज दे रहे हैं बैंक को, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू रूरल एरिया, गांव दराज के जो अकाउंट्स हैं उनके रिलेटेड सर्विसेज दी जा रही हैं, रूरल एरिया अकाउंट्स रिलेटेड सर्विसेज दी जा रही हैं। तो याद रखिएगा ये सारे सर्विसेज पे जीएसटी नहीं आएगा, इट इज एग्जम्प्टेड। एग्जम्पशन चैप्टर में बोला गया है अगर बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट या उनके इंटरमीडियरी बैंक को सर्विसेज दे रहे हैं
और वो विथ रेस्पेक्ट टू रूरल एरिया अकाउंट्स है, रूरल एरिया अकाउंट्स एग्जाम में ध्यान रखिएगा तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है सर, यहां मैंने लिख दिया है एग्जाम्पशन है सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करेस्पोंडेंट एंड देयर इंटरमीडियरी विथ रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया ब्रांच। तो सर सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी रूरल एरिया। ध्यान रखिएगा अगर रूरल एरिया अकाउंट्स रिलेटेड है रूरल एरिया तो सर एग्जाम्पशन एप्लीकेबल हो जाएगा, रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज कुछ नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगी पूरी सर्विसेज। आगे चलते हैं, द नेक्स्ट वन ओवर हियर इज सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज मतलब सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करना। अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही है तो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी देगा अंडर आरसीएम। तो सर क्या दे रहा है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, और ये रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दे रही है, कौन से रजिस्टर्ड पर्सन को, जो टैक्सेबल टेरिटरी में है। अब ध्यान रखिएगा रजिस्टर्ड पर्सन में अगर कॉम्पोजिशन डीलर है, अगर कॉम्पोजिशन डीलर है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। सर अब देखिए यहां पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी है जो टीडीएस डिडक्टर की तरह रजिस्टर्ड है तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, या कॉम्पोजिशन डीलर है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो सर अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज दे रही है, किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को जो कॉम्पोजिशन डीलर है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगर ये दे रहा है टीडीएस डिडक्टर को, कौन से टीडीएस डिडक्टर को, जो है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी, तो सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। एनी नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ टीडीएस डिडक्टर तो सर उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। एंड सर अदर रजिस्टर्ड पर्सन का केस में भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है, ध्यान रखिएगा ये जगह और ये जगह फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। यहां ध्यान रखिएगा अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पहला बात एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, और वो नंबर 1 एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, नंबर 2 रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विसेज दे रहा है। कौन सी मोटर व्हीकल रेंट कर रहा है, जिसमें फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है, मतलब मैं फ्यूल कॉस्ट के साथ ही चार्ज कर रहा हूं, फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है। मैंने बोला 10 रुपए में फ्यूल मेरा, ठीक है सर। सेकेंडली रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेयर फ्यूल कॉस्ट इज इंक्लूडेड। थर्डली इधर बोला गया है आपने इश्यू नहीं किया इनवॉइस चार्जिंग 12%, मतलब थर्डली इनवॉइस चार्जिंग जीएसटी एट द रेट 12% आपने इश्यू नहीं किया है। मतलब आपने क्या इश्यू किया है सर, मतलब या तो आपने बिल ऑफ सप्लाई इश्यू कर दिया, या आपने इनवॉइस इश्यू किया है चार्जिंग 5% जीएसटी, या आपने कमर्शियल इनवॉइस इशू कर दिया है, या सर आपने कोई बिल वगैरह इशू किया है। बेसिकली आपने इशू नहीं किया इनवॉइस चार्जिंग 12%, क्योंकि अगर इनवॉइस चार्जिंग 12% जीएसटी इशू करोगे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो मैंने बोला एनी पर्सन बट नॉट ए बॉडी कॉर्पोरेट अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कर रहा है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इशूइंग इनवॉइस चार्जिंग 12% नहीं किया, मतलब या तो आपने बिल ऑफ सप्लाई दिया है, या कमर्शियल इनवॉइस दिया है, या नॉर्मल कोई बिल दे दिया है। तो इन दिस सिनारियो अगर फोर्थ वन फ्रंट पार्टी बॉडी कॉर्पोरेट है तो ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी देगी, यही बोला गया है। देख लीजिए यहां बोल रहे हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल बाय एनी पर्सन नॉट ए बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इशू इनवॉइस चार्जिंग 12%। अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज दे रहा है तो बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी देगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसके बाद आता है सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। एवरीवन सुन लीजिए, समझ लीजिए, यहां एक सेबी है, सेबी ने क्या किया है, एक इंटरमीडियरी अपॉइंट किया है। अब क्या होता है, अगर समझ लीजिए एक पर्सन है जिसको सिक्योरिटीज लेंड करना है तो इसको बोलते हैं लेंडर, ठीक है। अगर एक पर्सन है जिसको सिक्योरिटीज बोरो करना है तो उसको बोलते हैं बोरोवर, ठीक है सर। यहां क्या होगा सर, ये क्या करेगा, अपना सिक्योरिटीज इंटरमीडियरी को देगा। इंटरमीडियरी मतलब बीच का जो ब्रोकर है, इंटरमीडियरी क्या करेगा, ये सर्विसेज बोरोवर को दे देगा। समझ लीजिए बोरोवर ने 6 महीने के लिए सिक्योरिटीज ली, शेयर्स लिए, ठीक है। इसने शेयर्स इंटरमीडियरी को दिए, इंटरमीडियरी ने शेयर्स आपको दिए। आपको मिले 1 जनवरी को 10 शेयर, 10 शेयर को आपने मार्केट में बेचा 1000 रुपए में, आपको मिले 10,000 रुपए। 6 महीने के लिए आपने शेयर्स बोरो किए थे, 6 महीने बाद आपको रिटर्न करने हैं। समझ लीजिए 30 जून को आपको शेयर्स रिटर्न करने हैं, 10 शेयर रिटर्न करने हैं। आप बाजार गए, बाजार से वो शेयर खरीद लिए, 800 रुपए में वो शेयर्स खरीदे, 8,000 रुपए आपका टोटल खर्चा हो गया, 2,000 रुपए आपने प्रॉफिट कमा लिया।
ये 2,000 रुपए से जो प्रॉफिट है उससे आपको लेंडिंग फीस देना पड़ता है, लेंडिंग फीस, क्योंकि इसने आपको लेंड किया है सिक्योरिटीज, लेकिन आप लेंडिंग फीस दोगे इंटरमीडियरी को। फॉर एन एग्जांपल आपने 500 रुपए दिए, इंटरमीडियरी अपना कमीशन वगैरह काट के रिमेनिंग लेंडिंग फीस ट्रांसफर कर देता है लेंडर को। इन दिस सिनारियो जो ये लेंडिंग फीस आपने दिया है, इसमें बोला गया है जो बोरोवर है उसको लेंडिंग फीस पे जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम, सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। बोरोवर जो होता है उसको बेसिकली जो बोरो करता है उसको जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोरोवर और लेंडर एक दूसरे को नहीं जानते, तो इंट्रा होगा या इंटर होगा। गवर्नमेंट ने बोला सिंपल, इंटरस्टेट मानना और आईजीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे कर देना। गवर्नमेंट ने यहां बोला सर्कुलर इश्यू करते हुए, ऑलवेज ट्रीट इंटरस्टेट अकॉर्डिंगली, आईजीएसटी शैल बी पेएबल। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां रिवर्स चार्ज की एंट्रीज खत्म होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से बोल देता हूं, सुन लीजिए शॉर्टकट याद रखने के लिए। सेक्शन नंबर 9(3) में जितनी भी एंट्रीज हैं उनको हम बोलते हैं DIAGRAMS। सर ये क्या होता है? डी फॉर नंबर, ओके, जीटीए है, यस सर, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो 5% के लिए ऑप्ट करता है। सेकेंडली मैंने आपको पढ़ाया एडवोकेट, यस सर, एडवोकेट जो बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर मोर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था। सर अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, यस सर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सर्विसेज में भी रिवर्स चार्ज आता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया थर्ड सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म को दिया है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बोला गवर्नमेंट रिलेटेड, सर गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज पे भी बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी देगी। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया डेवलपमेंट राइट। सर यहां लिख लीजिए डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स या लॉन्ग टर्म लीज पे अगर लैंड दिया है उस पे भी जीएसटी अंडर आरसीएम आएगा। उसके बाद आया सर डायरेक्टर रिलेटेड सर्विस, डी फॉर डायरेक्टर, अगेन डायरेक्टर रिलेटेड सर्विसेज पे जीएसटी आएगा आरसीएम में। सर आई फॉर इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज पे भी जीएसटी आएगा अंडर आरसीएम। आर फॉर रिकवरी एजेंट, सर रिकवरी एजेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग कंपनीज को, उस पे भी जीएसटी आएगा अंडर आरसीएम। ए फॉर आर्टिस्ट हो गया, सर आर्टिस्ट की सर्विसेज। ए फॉर ऑथर की सर्विसेज, ऑथर की सर्विसेज पे भी जीएसटी अंडर आरसीएम आएगा। एम फॉर म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर जब सर्विसेज देगा तो उस पे भी जीएसटी अंडर आरसीएम आएगा। उसके बाद आया सर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी जब आरबीआई को सर्विसेज देगा, एम फॉर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, उस पे भी आरसीएम आएगा। सर एस फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी गार्ड जो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, ठीक है सर। उसके बाद आता है सिक्योरिटीज लेंडिंग, सिक्योरिटीज लेंडिंग की सर्विसेज पे भी जीएसटी अंडर आरसीएम आता है, ठीक है सर। उसके बाद आर फॉर रिकवरी एजेंट हो गया, आर फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हो गया, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ध्यान रखिएगा ये सारे सर्विसेज बेसिकली है, हमने सारे सर्विसेज कवर कर लिए। यस सर, हमने सारे सर्विसेज कवर कर लिए। डी फॉर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो इंडिविजुअल होता है उसकी सर्विसेज पे भी आरसीएम आएगा। बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट, इसको याद रखिएगा। ए फॉर एजेंट और बिजनेस करस्पॉन्डेंट, उस पे आरसीएम आता है, और बिजनेस फैसिलिटेटर को भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट के साथ याद रखिएगा, उसकी सर्विसेज पे भी आरसीएम आएगा। यहां हमने सारे सर्विसेज को अपने डायग्राम्स वाले निमोनिक्स में डाल लिया। याद रखिएगा डायग्राम्स, डायग्राम सर्विसेज पे हमेशा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है, ध्यान रखिएगा। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल? जल्दी जल्दी हेड्स अप दीजिए। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी फॉर डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 years और मोर, डायरेक्टर का सर्विस, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। आई फॉर इंश्योरेंस एजेंट, ए फॉर एजेंट ऑफ ए बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर, ए फॉर एडवोकेट, ए फॉर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जी फॉर जीटीए, जी फॉर गवर्नमेंट, एंड आर फॉर रिकवरी एजेंट, आर फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ए फॉर आर्टिस्ट, ए फॉर ऑथर, एम फॉर म्यूजिक कंपोजर, एम फॉर मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, और उसके बाद आता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज एंड सिक्योरिटीज लेंडिंग। यस सर, पॉइंट क्लियर है। ध्यान रखिएगा ये सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। हमने स्टार्ट किया था सेक्शन नंबर 9 से, सेक्शन नंबर 9(1), सेक्शन नंबर 9(2), सेक्शन नंबर 9(3), ये नॉर्मल लेवी था। 9(2) बात किया एचपी मैन के बारे में, सेक्शन नंबर 9(3) बात किया डायग्राम्स, डायग्राम्स पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4। आ जाइए चार्ट में। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 बोलता है अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहा है, कौन सी सर्विसेज? जो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, तो उस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ही आरसीएम आएगा। इधर 3 सर्विसेज बोले गए हैं। इनपुट सर्विसेज विच
शॉर्टफॉल्स बिलो 80% अगर प्रमोटर को दिए जा रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक प्रमोटर ने 10 लाख के इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज खरीदे। आपको ध्यान रखना है, जब भी ये एक प्रमोटर है और इसने अगर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज लिए हैं, समझ लीजिए 10 लाख रुपए के लिए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको एटलीस्ट 80% रजिस्टर्ड पर्सन से लेना है। मतलब 8 लाख के इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इसको रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इसने सिर्फ 70% ऑफ द गुड्स एंड सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन से लिए, मतलब सिर्फ 7 लाख रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी पेड है। तो रिमेनिंग 1 लाख रुपीज जिसपे जो शॉर्टफॉल है उस पे इस प्रमोटर को जीएसटी देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% अंडर आरसीएम। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अब समझ लीजिए एक प्रमोटर ने अगर सीमेंट खरीदा, अगर सीमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन से प्रमोटर ने खरीदा है तो उसको भी जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम। समझ लीजिए एक प्रमोटर ने कैपिटल गुड्स, कुछ मशीन वगैरह खरीद लिया प्रमोटर ने फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगेन प्रमोटर को जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम। ध्यान रखिएगा, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज अगर 80% से शॉर्टफॉल है, मतलब 80% जीएसटी पेड होने चाहिए, नहीं तो कोई भी शॉर्टफॉल पे जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम प्रमोटर को। सेकेंडली, सीमेंट को पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी देना पड़ेगा प्रमोटर को अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं तो। सर, कैपिटल गुड्स अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हैं, कौन? प्रमोटर, तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 95। सेक्शन नंबर 95 बेसिकली बोलता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ नोटिफाइड सर्विसेज का केस में अगर वो सर्विसेज दिए जा रहे हैं थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो गवर्नमेंट बोलेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी देना है अंडर आरसीएम। देख लीजिए बाबा, समझ लीजिए ओला है यहाँ पे और एक ड्राइवर है, ये सप्लायर ऑफ सर्विस है। आपने ओला के थ्रू एक कैब बुक किया तो आप रिसिपिएंट ऑफ सर्विस हो। आप बेसिकली क्या करते हो, ओला ऐप पे जाते हो, ओला ऐप डायरेक्ट करता है, ये आपके पास आता है और सर्विसेज दे देता है। गवर्नमेंट बोलता है इस सर्विस को मैंने नोटिफाई कर दिया है और इस केस में कौन लायबल हो जाएगा? ओला द ई कॉमर्स ऑपरेटर को लायबल कर दिया है टू पे द जीएसटी अंडर, नॉट अंडर रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज। यहां पे गवर्नमेंट ने बोला ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी लायबल, इसको ही सप्लायर मानते हुए इसके ऊपर जीएसटी का लायबिलिटी ला दिया। लेकिन यहां पे एक ध्यान रखिएगा, चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड हो, चाहे सप्लायर लायबल टू रजिस्टर्ड हो, चाहे सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, हमेशा इस केस में जो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर होता है बाय मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल या रेडियो टैक्सी, इसमें हमेशा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा, ओला, उबर एक्सेट्रा, वही लायबल रहेगा। देखिए हमेशा यहाँ क्या बोला है गवर्नमेंट ने, नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज इंट्रास्टेट सप्लाई टैक्स पेएबल बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसी को all provision of the act will be applicable to the e-commerce operator and he shall be as if he is the supplier liable for paying the tax। ठीक है सर, 3 सर्विसेज को नोटिफाई किया गया है, हाउस कीपिंग सर्विसेज, अकोमोडेशन सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटरसाइकिल। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। लेकिन आपको 2 चीज का ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। अगर अकोमोडेशन सर्विसेज है या हाउसकीपिंग सर्विसेज है, देखिए अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का सर्विसेज है बाय मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, तो हमेशा ओला, उबर ही लायबल रहेगा, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर रहेगा वही लायबल रहेगा। लेकिन अगर अकोमोडेशन या हाउसकीपिंग सर्विसेज है, आपको ध्यान रखना है, अगर सप्लायर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन नंबर 21, तो सर सप्लायर लायबल होगा, उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर सप्लायर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है अंडर सेक्शन नंबर 21, उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल रहेगा। यहां मैंने लिखा है, इन हाउसकीपिंग एंड अकोमोडेशन सर्विस ईसीओ इज नॉट लायबल इफ द सप्लायर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 22(1)। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। समझ लीजिए उबर है, गवर्नमेंट ने उबर को बोला, उबर क्या आपका फिजिकल प्रेजेंस है इंडिया में? उबर ने बोला यस सर, हमारा इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है। अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस है तो उबर आप ही लायबल हो। उबर ने बोला सर हमारा इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो बेटा आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा इंडिया में, हम आपके रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ लेंगे, रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल टू पे द टैक्स। सर अगर समझ लीजिए उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है इंडिया में, उबर को गवर्नमेंट ने बोला इंडिया में बिजनेस करना है ना बेटा, तो एक काम कर, इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दे टैक्स पर्पस के लिए, उसको हम पकड़ लेंगे जब भी कोई टैक्स का डिफॉल्ट वगैरह होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला अपॉइंट कर इन द टैक्सेबल टेरिटरी एक पर्सन को फॉर पेइंग द टैक्स एंड ही शैल बी लायबल, अगर कोई भी लायबिलिटी पेंडिंग रह गया तो। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां हमारा सेक्शन नंबर 91, 92, 93, सेक्शन नंबर 9 हमने पढ़ा। देखिए बाबा, सेक्शन नंबर 9 हमने पढ़ा, सेक्शन नंबर 91,
92, 93, 94, सेक्शन नंबर 95। 91 में मैंने आपको क्या पढ़ाया, जनरल लेवी। 92 में मैंने आपको क्या पढ़ाया, एचपी मैन। 93 में आपको क्या पढ़ाया, डायग्राम्स पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, 94 में मैंने पढ़ाया आईसीसी, सर इनपुट इनपुट सर्विसेज, इनपुट इनपुट सर्विसेज। सी फॉर, सी क्या था, सीमेंट, एंड सी फॉर कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, ओ नो, कैपिटल गुड्स। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। एंड जो लास्ट वाला था, ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी लायबल इन केस ऑफ हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, सेक्शन नंबर 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट भी सेम टू सेम जो सेक्शन नंबर 91, 92, 93, 94, 95 बोलता है, वही सेक्शन नंबर 51, 52, 53, 54, 55 बोलता है। यहां जब हम बात करेंगे 91 में तो हम इंट्रा स्टेट के बारे में बात करते हैं। यहां आप देखोगे इंटर स्टेट लिखा हुआ है, इतना ही डिफरेंस है। आ जाइए यहां पे सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 51 में भी सेम चीज लिखा हुआ है कि सर आईजीएसटी शैल बी लेवीड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, बस इतना ही डिफरेंस है। और अगर आप देखोगे आईजीएसटी का रेट जो होता है वो मैक्सिमम 20% की जगह 40% बोला हुआ है, उतना ही डिफरेंस है सेक्शन नंबर 91 और 51 में। सेक्शन नंबर 51 में एक प्रोवाइजो है जो बोलता है सर अगर आप गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज इंटरस्टेट। यस सर, और इंटरस्टेट होते हुए उस पे आईजीएसटी लगेगा। लेकिन ये जो आईजीएसटी है ना, ये हम कस्टम्स एक्ट में कलेक्ट कर लेंगे, हम जीएसटी एक्ट में कलेक्ट नहीं करेंगे, इतना ही बोला गया है। देखिए ये बोल रहे हैं आईजीएसटी ऑन इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एज पर द कस्टम टैरिफ एक्ट ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर द कस्टम एक्ट एट द पॉइंट व्हेन कस्टम ड्यूटीज आर लेवीड। जब कस्टम ड्यूटी लेवी करेंगे तब जीएसटी भी कलेक्ट कर लेंगे अलोंग विद दी कस्टम ड्यूटी। ठीक है सर। सेक्शन नंबर 52 देखिए, यहां पे हमने बोला था सीजीएसटी ऑन एचपी मैन, सेम आईजीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ एचपी मैन का बात करता है सेक्शन नंबर 52। अब जो डायग्राम्स वाली सर्विसेज थी यहां पे याद रखिएगा, सेम एचपी मैन वाली बात करता है लेकिन इंटरस्टेट के बारे में। ये जो डायग्राम्स की सर्विसेज थी, ये डायग्राम्स की सर्विसेज यहां पे भी लिखी हुई है, प्लस यहां इंट्रास्टेट के लिए बात की गई थी, यहां इंटरस्टेट के लिए बात की गई है। यहां एडिशनली 2 सर्विसेज और ऐड कर दी गई हैं। चलिए देख लेते हैं फटाफट। एनी सर्विसेज अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से कोई दे रहा है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो टैक्सेबल टेरिटरी में जो पर्सन है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी देगा। ये शायद मैंने आपको सप्लाई के चैप्टर में ऑलरेडी बोल दिया था। अगर आपको इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज कर रहे हो तो यू बीइंग द रेसिपिएंट आपको जीएसटी देना पड़ता है अंडर आरसीएम, लेकिन आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ ओआईडीएआर सर्विसेज। ओआईडीआर सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अगर आ रहे हैं टू एन एनटीओआर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, तो ओआईडीआर इंडिया के जो एनटीआर को सर्विसेज दे रहा है उससे जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा। इसीलिए यहां लिखा है अदर देन एनटीआर का केस में। तो ओआईडीआर सर्विसेज टू एन एनटीआर फॉरवर्ड चार्ज आता है, रिवर्स चार्ज नहीं आता। ठीक है सर। उसके बाद बोला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन इन इंडिया बाय ए पर्सन इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। समझ लीजिए यहां पे एवरीवन, अगर एक यूएस का फॉरेन शिपिंग कंपनी है और फॉरेन शिपिंग कंपनी ने कुछ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विसेज दिया मेरे को, मैं कौन हूं, इंपोर्टर, मेरे गुड्स इंडिया के बाहर से ये शिपिंग कंपनी लेके आई, तो ये शिपिंग कंपनी जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए चार्ज करेगी उसके ऊपर मी बीइंग द इंपोर्टर मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम। सप्लायर इज द फॉरेन शिपिंग कंपनी। आप इंडिया में हो, आप इंपोर्टर हो, आपका गला पकड़ के गवर्नमेंट बोलेगी, गला नहीं बाबा, ओनली फॉर क्लासरूम पर्पस बोल रहा हूं, गवर्नमेंट बोलेगी बेटा तू दे दे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इंपोर्टर देगा जीएसटी अंडर आरसीएम। सेक्शन नंबर 94 एंड सेक्शन नंबर 54, सेक्शन नंबर 95 एंड सेक्शन नंबर 55 सेम है, बस इंट्रा बन जाता है इंटर। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा देखिए रिपीट नहीं हो पाएगा, रिपीट इज लिटिल डिफिकल्ट, आपको फिर से देख लीजिएगा। एनीवेज मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप आराम से फिर से देख सकते हो। मैंने क्या बोला यहाँ पे, अगर सर्विसेज दी जा रही हैं बाय एनी पर्सन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया, एनटीटी से टीटी में अगर कोई सर्विसेज आ रहा है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम, लेकिन ये ओआईडीआर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बोला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की अगर सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कौन दे रहा है, फॉरेन शिपिंग कंपनी दे रहा है टू एन इंपोर्टर हु इज इन इंडिया, तो जो इंपोर्टर इंडिया में है उसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा, यही मैंने आपको बोला है। यस सर, पॉइंट क्लियर है। ए ग्रेडेड चैप्टर है जिसका 93 एंड 53 ए ग्रेडेड टॉपिक है। इसमें अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 95 बी ग्रेडेड टॉपिक है। तो मैं इस चैप्टर को ए ग्रेडेड बोलूंगा क्योंकि 5 मार्क तक
जनरली पूछ लेते हैं। यस सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना डिस्कशन ऑन चार्ज एंड जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी खत्म करूंगा। अब आपको इस चैप्टर के बस Q&A इन डिटेल सॉल्व कर लेने हैं। देखिए बाबा, Q&A सॉल्व करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन उठाना है, क्वेश्चन का आंसर खुद के हाथ से लिखना है। क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर खुद लिखना है। लिखने के बाद अपने आंसर को इवैल्यूएट करना है और देखना है कि आपने कहां गलतियां की हैं। अगर गलतियां घर में पता चलेंगी तो ही एग्जाम में गलती नहीं करोगे। प्लीज लिखना चालू कीजिएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां हम अपना चैप्टर ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी खत्म करते हैं।